हाँ जी, हाँ जी। इंडिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हो चुका है और पहले टेस्ट मैच के बाद इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। बांग्लादेश ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करने बुलाया। अब इंडिया अगर टॉस जीतता तो इंडिया को भी बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन रोहित शर्मा ने ये बोला था कि उन्हें भी बॉलिंग करनी थी। बट लकी फॉर अस कि इंडिया बैटिंग करने आया। हमने इंडिया को फर्स्ट डे पे बैटिंग करते हुए देखा, लेकिन स्टार्ट उस तरीके का नहीं था जिस तरीके का स्टार्ट हम चाहते थे। रोहित शर्मा से हम रन चाहते थे, विराट कोहली से हम रन चाहते थे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इन सब से हम रन चाहते थे, बट वो चीज हो नहीं पाई। पहले टेस्ट के ही पहले इनिंग में ही जिस तरीके का स्टार्ट हमको मिला, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीनों चले गए और 34 पे 3 थे हम शायद से, जहां से यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, इन दोनों ने जिस तरीके से इनिंग को संभाला है, जिस तरीके का स्टेबिलिटी दिया, और ऋषभ पंत टेस्ट मैच में नो डाउट ऋषभ पंत से बेटर प्लेयर हमारे पास अभी तो नहीं है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके का स्टेबिलिटी ऋषभ पंत देते, जिस तरीके के माइंडसेट के साथ आते और प्रेशर को जिस तरीके से वो अटैक के साथ डील करते हैं, कमाल का है वो। बट कहानी वहां पे भी फंस जाती है। ऋषभ पंत आउट होके जाते हैं और वहां से जिस तरीके का एक स्टेबिलिटी वाली जो हम बात करते हैं कि केएल राहुल के होने की वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है या फिर जो भरोसा उन पे दिखता है, वो एक चीज है जो उनको टीम में इंक्लूड करने से आता है। लेकिन इसके साथ केएल राहुल लेके आते हैं प्रेशर। केएल राहुल को जब कभी भी एक प्रेशर सिचुएशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पे इंडिया फंसी हुई है, वहां पे बैटिंग करने को जब उन्हें बुलाया जाता है, तो केएल राहुल इतना शेल में जाके बैटिंग करते, इतना डिफेंसिव होके बैटिंग करते कि वहां से सामने वाली टीम बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाती है। बट फर्स्ट इनिंग में अगर यशस्वी जायसवाल के विकेट का पूरा क्रेडिट अगर मैं बांग्लादेश को देता हूं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर क्रिकेट को हम समझते हैं तो अगर हम वहां पे देखें कि जिस तरीके से केएल राहुल ने इतना सूखा क्रिएट कर दिया था जहां से रन ही नहीं बन रहे थे, वहां पे यशस्वी जायसवाल के ऊपर भी प्रेशर आता है। ऋषभ पंत के साथ जब बैटिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, दोनों एंड से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रहे थे काइंड ऑफ, कि जहां पे वो क्रीज छोड़ के आगे निकल रहे हैं। और ऋषभ पंत इस तरीके का इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं, उनकी बैटिंग थोड़ी सी अलग है। बट केएल राहुल के आने के बाद से पूरा का पूरा ओवर मेडन जा रहा है, वहां पे बॉलर्स अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो उस वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसमें यशस्वी जायसवाल ज्यादा फंस गए, क्योंकि जब आपके सामने एक सीनियर प्लेयर इस तरीके का इनिंग खेल रहा है तो सामने से यशस्वी जायसवाल भी उसी मोड में खेलने लग गए, वो भी शेल के अंदर चले गए। और उसी के बाद यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट होके गए, वो एक चीज है केएल राहुल जो प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। प्रेशर ऑलरेडी है और उसके ऊपर और प्रेशर लेके आना, ये केएल राहुल की एक एबिलिटी है जो कि हम सबको पता है। बट एक तरफ पाकिस्तान वाले यूट्यूबर्स और उनके मीडिया जिस तरीके से वो तैयार हो चुकी थी कि आज इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे या फिर बांग्लादेश को प्रेज करेंगे कि बांग्लादेश अब वो टीम नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ से रविचंद्रन और रवि इंद्रन, I am Ravi Indran and you are Ravi Chandran, right arm off break from Madras. Misa Bachava Indran, Misa Vekkadava Chandran. ये दोनों जिस तरीके की इनिंग खेल जाएंगे वो चेन्नई में एक सेंसेशनल इनिंग होगी। और जिस तरीके का कमबैक इंडिया करेगा वो किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद सबको ऐसा लगा था कि 146 फॉर 6 थे, वहां से टीम इंडिया अगर 250 भी कर लेता वो बहुत बड़ी बात होगी, वो अपने आप में एक अचीवमेंट होगा। बट समवेयर अराउंड 200 इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, ये हर किसी ने सोचा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इससे पहले मैं भूल चुका हूं, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो को देखते हुए एक बहुत जरूरी काम करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमें बहुत हेल्प होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जब इंडियन टीम के रवीज बैटिंग करने आए, इन दोनों ने जिस तरीके से बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप को अटैक किया, जडेजा ने तो फिर भी कम अटैक किया, बट रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके का अटैक किया हमारे बोर्ड को, जहां पे हमेशा से एक यंग टीम चाहिए थी। हमने कई बार देखा है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स को उस तरीके का फेयरवेल नहीं दिया जाता जिस तरीके का फेयरवेल वो डिजर्व करते हैं। टीम में उनकी जगह बन रही होती है, फिर भी उन्हें टीम में लिया नहीं जाता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे T20 हो। अगर उनकी जगह बन भी रही है तो भी, क्योंकि वो अब एज्ड हो चुके हैं,
वो 35 क्रॉस कर चुके हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बनती। ऐसे हमने कई प्लेयर्स को देखा है जिनका कभी कमबैक ही नहीं हो पाया। शिखर धवन ने भी रिटायरमेंट रिसेंटली लिया है। शिखर धवन की जगह टेस्ट मैच में बन सकती थी, बट नहीं, टेस्ट मैच से भी उन्हें बाहर रखा गया, दूर रखा गया। और एक वियर्ड चीज है कि बहुत टाइम से हमारी इंडियन टीम में, मतलब जिस तरीके से पहले हम देखा करते थे कि हर टेस्ट मैच में 150 200 कोई ना कोई करता था, और ये काइंड ऑफ एक यूजुअल प्रैक्टिस हो चुका था कि अगर इंडिया में टेस्ट मैच है तो कोई 200 बनाएगा, कोई 150 बनाएगा। इस तरीके के रेगुलर प्रैक्टिसेस होते थे, बट अब उस तरीके की इनिंग्स आती नहीं है। बट रविंद्र जडेजा, इनसे हम फिर भी बैटिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऑन द अदर हैंड रविचंद्रन अश्विन से हम उतनी बैटिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि 30-40 रन मार देंगे, एक आधा शॉट मार देंगे। और हमने पाकिस्तान का अगेंस्ट देखा था जहां पे विराट कोहली ने हमें जिताया था। वहां पे रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से वाइड बॉल को छोड़ा था, जिस तरीके से चौका मारा था जब एक बॉल पे 3 रन चाहिए था, तो हम ये सेंसिबिलिटी रविचंद्रन अश्विन से एक्सपेक्ट करते। बट इस तरीके का क्लास, इस तरीके का फॉर्म जो अश्विन ने शो कर दिया फर्स्ट इनिंग में सिर्फ हमारे पास 2 हीरो थे, अश्विन और जडेजा। बट सेकंड इनिंग में आते आते जिस तरीके की इनिंग ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने खेली है, ऋषभ पंत की इनिंग बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ऋषभ पंत जिस एक्सीडेंट के बाद आ रहे, 638 डेज के बाद उन्होंने पहली 50 मारी थी और उसी 50 को उन्होंने 100 में कन्वर्ट किया। जब 70s में थे, एक चांस छूटा भी था, एक चांस एक मिला भी उनको, एक कैच छूटा था, शंटो ने एक कैच छोड़ा था उनका शाकिब की बॉल पे, तो एक चांस भी मिला था। स्टिल वो 100 बहुत स्पेशल था। ऋषभ पंत बहुत स्पेशल है। और शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में बहुत डिफरेंट दिखे, लेकिन सेकंड इनिंग में जो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में दिख रहा था वो सिर्फ जडेजा और अश्विन के वजह से था। जिस तरीके की बैटिंग वो करके गए थे, जिस तरीके के लीड का क्वेश्चन हमें मिला हुआ था, और उस पे जिस तरीके के इंडियन प्लेयर्स ने बैटिंग कर दी है, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी हर किसी ने ऑलमोस्ट परफॉर्म कर दिया। और ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारे बेस्ट प्लेयर के अंडर परफॉर्म करने के बावजूद हम टेस्ट मैच में इतना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म करके दे रहे हैं, हमारे बाकी के प्लेयर्स जो सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, खुद आके खड़े हो रहे हैं, एज अ लीडर वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये कमाल है। शुभमन गिल की इनिंग भी काफी स्पेशल है क्योंकि बहुत टाइम से क्रिटिसाइज हो रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जिसमें मैं बता दूं बहुत व्यूज नहीं आए हैं, आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, जहां पे मैंने टीम को एनालाइज किया था। वहां पे मैंने कहा था कि शुभमन गिल को ये होम सीजन में जरूर उनको चांस मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पे भी नहीं परफॉर्म करते तब हम बात कर सकते हैं कि उन्हें टीम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा था कि शुभमन गिल के बैट से रन्स आए, शुभमन गिल को वो कॉन्फिडेंस मिला। और एक और चीज के बारे में बहुत बात हो रही है, जब इंडिया ने डिक्लेयर किया था उस मोमेंट पे केएल राहुल ने 22 रन बनाए थे सेकेंड इनिंग में, और उस पे बहुत डिबेट हो रही है कि केएल राहुल के साथ ज्यादती हुई है। केएल राहुल को और बैटिंग करने देना चाहिए था, 2.5 दिन बचा हुआ था, इतनी जल्दी क्या थी डिक्लेयर करने की। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि जहां पे केएल राहुल के पास एक सूटेबल कंडीशन पे सूटेबल टाइम पे बैटिंग आई थी, जहां पे इंडिया को केएल राहुल की सबसे ज्यादा जरूरत, उस मोमेंट में केएल राहुल ने कितने 53-55 बॉल पे 17-19 रन बनाए थे। जहां पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को, वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर। और जहां पे रन्स का क्वेश्चन है, इंडिया ऑलरेडी 460 या 480 रन्स के लीड पे था, वहां पे केएल राहुल के 22 रन और केएल राहुल को और बैटिंग करने देना, ये हो सकता था। जो लोग ये सोचते कि केएल राहुल को और बैटिंग मिलनी चाहिए थे, बिल्कुल सही सोचते, लेकिन इस पे किसी को पॉइंट आउट करना कि केएल राहुल के साथ अनफेयर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। केएल राहुल का टीम में ही होना उनके साथ फेयर है। मतलब अक्षर पटेल बेंच पे बैठे हुए, पिछले कई टाइम से अक्षर पटेल जिस तरीके का परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, केएल राहुल की जगह अगर अक्षर पटेल को खिलाया होता, एक और बॉलिंग ऑप्शन होता, और बैटिंग केएल राहुल से मोस्ट प्रोबेबली दोनों इनिंग में बेटर होती। अक्षर पटेल जिस तरीके के फॉर्म में, उनका बेंच पे रहना बनता नहीं है। बट मैंने जो टीम अनाउंस होने से पहले जो मैंने टीम बताई थी, उसमें सिर्फ 2 चेंजेस हुए। यश दयाल के जगह आकाशदीप को खिला लिया गया और अक्षर पटेल के जगह केएल राहुल को खिलाया गया। सिर्फ 2 चेंजेस, बाकी पूरी टीम हम सबको पता था ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जब टीम अनाउंस हुई थी उस मोमेंट में मैंने कहा था कि जो टीम इन्होंने अनाउंस की है एक टेस्ट मैच के लिए, ये स्टुपिडिटी है। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस करो और उसके बाद अभी जिस तरीके का ट्वीट आया है कि सेम टीम ही रिटेन होगी सेकंड टेस्ट मैच के लिए, तो ये किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म,
किसी भी तरीके के बैकलैश को अवॉइड करने के लिए था। अब ये किसको सिक्योर कर रहे थे वो मुझे भी नहीं पता। वाइस कैप्टनसी किसी को भी नहीं दी है। सेकंड टेस्ट मैच में भी वाइस कैप्टन कोई भी नहीं है, ना जसप्रीत बुमराह का नाम लिया गया है, ना शुभमन गिल का नाम लिया गया है। तो वाइस कैप्टन कोई भी नहीं है, टीम सेम रहेगी। और इस टीम में किसी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि टीम में से किसी को भी नहीं बदलना चाहिए। और सेकंड इनिंग में जिस तरीके की बॉलिंग अश्विन ने करा दी है, अब ये तो बोर्ड को समझना पड़ेगा कि जहां पे आप ये सोचते हैं कि आपको यंग टीम चाहिए, आपके सीनियर प्लेयर्स को आप वैल्यू नहीं करते हो, वहां पे एक सीनियर प्लेयर, एक क्या दो सीनियर प्लेयर, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, दोनों रवीज ऑफ इंडियन टीम, इन दोनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में दोनों की बैटिंग नहीं आई, बट बॉलिंग से रविचंद्रन अश्विन ने लिए 6 विकेट, रविंद्र जडेजा ने लिए 3 विकेट और बुमराह ने लिया 1 विकेट। बुमराह तो बहुत स्पेशल है, बुमराह हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आकाशदीप को उतनी बॉलिंग मिली नहीं, बट जितनी भी बॉलिंग की बहुत इम्पैक्टफुल था, बहुत ही प्रॉमिसिंग था। आगे के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग उन्होंने अपने कंटेंडरशिप को रखा है। ये बहुत अच्छा था कि जिस किसी को भी चांस मिला उसने परफॉर्म करके दिखाया है। और ये भी बहुत अच्छा था कि हमारे बेस्ट प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों के अंडर परफॉर्म करने के बाद भी टीम का डोमिनेंस टॉप लेवल पे था। 515 का लीड हमने दिया था और बांग्लादेश कितने 250 भी नहीं बना पाया, ऑल आउट हो गया। और अभी भी 1.5 दिन बचा ही था। तो इंडिया में आके ये सारी बातें करना कि इंडिया को दोनों टेस्ट मैच हराएंगे, अब पाकिस्तान को हरा लिया था, तो बांग्लादेश की औकात से बाहर बात करने वाली ये आदत ये थोड़ी सी बुरी है कि आप ठीक है पाकिस्तान को हरा के आ रहे हो उनके होम कंडीशन में, बट चेन्नई इंडिया का गाबा है। इंडिया चेन्नई में नहीं हारता और इंडिया इंडिया में ही नहीं हारता। तो आप सीरीज हराने की बात कर रहे हो भाई साहब, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन थोड़ी औकात, मतलब क्रिकेट अनसर्टेनिटी का गेम है। दिन अगर किसी का ना हो, तो हमने देखा है कैसे हम वर्ल्ड कप हारे, तो ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। लेकिन औकात के बाहर की बातें ना ये थोड़ी सी समझ में नहीं आती, बट ठीक है, जवाब पिच में मिला वो बहुत अच्छा था। रोहित शर्मा ने बोला था कि हम ग्राउंड में जवाब देंगे और वो दे दिया और बहुत सूटेबल जवाब दिया। और जहां पे एक टाइम पे 1 डेढ़ महीने तक कोई क्रिकेट नहीं था और अब क्रिकेट का ऐसा सैलाब आ रखा है कि वहां अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को पेल रहा है। अफगानिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता। साउथ अफ्रीका पहली टीम बनी जो कि जाके बायलैटरल सीरीज खेल रही थी। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में ये पहला बायलैटरल सीरीज था और साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया है, पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका ने 106 या 116 रन का टारगेट दिया था, जो कि अफगानिस्तान ने 6 विकेट रहते हुए चेस कर दिया था। बट सेकंड मैच में गुरबाज की सेंचुरी और जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने खेला है, एक गुजरात टाइटंस का प्लेयर है ओमर जाई करके, उसने भी जिस तरीके से 89 या 94 रन बनाए थे, उसने भी कमाल की इनिंग खेली है। बॉलर्स में राशिद खान जिस तरीके की बॉलिंग करा के गया है और साउथ अफ्रीका को इन्होंने 177 रन से हराया। अफगानिस्तान ने 311 या 314 रन का टोटल रखा था और साउथ अफ्रीका 177 रन से हारा। बुरी तरीके से अफगानिस्तान ने हराया और सीरीज जीत लिया। 3 मैच की सीरीज थी, 2 मैच अफगानिस्तान जीत चुका है। थर्ड भी मुझे लगता है कि व्हाइट वॉश करे अफगानिस्तान तो बहुत बेटर होगा। और एशिया में अब अगर इंडिया के बाद कोई बेस्ट टीम निकल रहा है, कोई टीम जो कि इंप्रूव कर रहा है, वो अफगानिस्तान ही होगी। वहीं श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भी मैच चल रहा है अभी, उनका भी 4th डे है, वहां पे टेस्ट मैच चल रहा है। तो वहां पे न्यूजीलैंड को जब मैंने देखा था तब 222 या 220 रन चाहिए थे, उनके भी 2 विकेट गिर चुके थे, कॉनवे आउट हो गया था, विलियमसन आउट हो गए थे। तो वहां पे जिस तरीके का मैच चल रहा है वो भी काफी कंपिटेटिव मैच है। वहां पे टेस्ट मैच में तीसरे या चौथे दिन अब जाके बॉल स्पिन हो रहा है। बट जब इंडिया ओडीआई खेलने गया था भाई साहब, पहले 50 ओवर के बाद ही बॉल स्पिन हो रहा था। स्पिन नहीं, वो प्रॉपर नागिन बना हुआ था। और नागिन से मुझे याद आया कि ये बांग्लादेश वाले नागिनों को ये हमारे दो सपेरे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन्होंने जो काबू करके रखा है, जो डोमिनेट किया है, कमाल। अब 7 समुंदर पार वहां पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हो रहा है, जहां पे पहले मैच में इंग्लैंड ने 330 या 40 का टारगेट दिया था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने इजीली चेज कर लिया था। वहां पे ट्रेविस हेड उस दिन पागल हो गया था, उसने 150 मार दिए थे। ट्रेविस हेड एक अलग लीग में चल रहा है, एक अलग फॉर्म में चल रहा है
और सेकंड मैच में जब ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हुई, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, कुछ 44 ओवर में ये लोग आउट हो गए थे, वहां पे इन्होंने 270 का टारगेट दिया था, वहां पे भी इंग्लैंड हार गई। अब वहां पे इनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो कि इंडिया के श्रीलंका में हारने के बाद ट्वीट करते हैं, या फिर पाकिस्तान के बांग्लादेश के हारने के बाद ट्वीट करते हैं, वो अपनी टीम के हारने के बाद एकदम सन्नाटे में है, कुछ नहीं बोल रहे। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में भी ट्वीट कर रहे, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट नहीं कर रहे। इनका हमेशा से सिर्फ एक एजेंडा था, अपने मैटर को इंटरनली सॉल्व करना और दूसरे के मैटर पे हो हल्ला करना, तमाशा करना। ये हमेशा से ये करते हुए आए। इसी तरीके से इन्होंने हम पे रूल किया और हमारे इंडिया को हिस्सों में बांट के चले गए। वरना ये जो ये पाकिस्तान फुदकता, ये किसका था? ये भी हमारा ही था, हमारा ही बेटा है। खैर, अब क्रिकेट में बहुत कुछ तो हो ही रहा है। अब कल शायद अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच शायद कल हो, तो लेट्स सी वहां पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में भी क्या हो रहा है, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इंडिया और बांग्लादेश का नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा 27 तारीख से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत स्ट्रीट एनिमल्स रहते हैं, तो अगर वो कभी आपके घर पे आते हैं या आपके पास आते हैं थोड़े से खाने के लिए, थोड़े से प्यार के लिए, तो प्लीज उन्हें भगाएं नहीं। हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दे दें और थोड़ा सा प्यार कर दें, ये उनके लिए बहुत होता है। होप सो हम उनके लिए भी एक बेटर वर्ल्ड बना पाए। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।